तो ये समझता हूँ कि आज की जो डेट है ना, इसको आप नोट कर लें। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल का ये हॉल है और हाफिज़ साहब का नाम भी नोट कर लें। हाफिज़ साहब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अपने वाइस चांसलर साहब का नाम तो आपके पास है ही कि हम एक नया जो काम है वो शुरू करने जा रहे हैं आज। तो जब कभी कहीं भी आपकी यूनिवर्सिटी किसी रैंकिंग सिस्टम में शामिल हो जाएगी तो फिर आप आज की इस डेट को याद कीजिएगा, जैसे हम 23 मार्च 1940 को याद कर रहे हैं। क्योंकि 1940 में तो नहीं अंदाज़ा था कि वाकई मुल्क बन जाएगा 7 सालों में, लेकिन जब मुल्क बन गया तो फिर मुल्क के रहने वाले हर साल उस डेट को याद करते हैं। और उस वाक़े को, मिंटो पार्क था, बाद में उसका नाम इकबाल पार्क रख दिया, मीनार पाकिस्तान वहाँ पे तामीर कर दिया बहुत बड़ा, उसकी याद में कि ये वो जगह थी जहाँ पे एक करारदाद पास हुई थी। तो आज से कोई 2.5 साल पहले हमने एक इसी तरह की मीटिंग की थी यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा। आप में से कौन लोग उसमें शरीक हुए थे? अच्छा, काफ़ी सारे दोस्त बैठे हैं। तो यही मौजू था, वहाँ हमने काम शुरू किया था और अल्लाह का शुक्र है कि पहली ही कोशिश में यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा जो है वो QS रैंकिंग में शामिल हो गई। तो खैर उन लोगों की भी हिम्मत है। और ये रैंकिंग का काम आपको पता है कि ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बुनियाद पे होता है। मतलब रैंकिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपका कोई स्कोर है जो आपने अचीव करना है और उसमें आप पास या फेल होंगे, ऐसा नहीं है। ये कोई अचीवमेंट टेस्ट नहीं है कि जिसमें कोई यूनिवर्सिटी पास या फेल होती है। ये एक ऐसी दौड़ है कि जिसमें आप भी दौड़ रहे हैं और दूसरे भी दौड़ रहे हैं। तो इसका पूरा इम्कान होता है कि दूसरे आपसे आगे निकल जाएं या आप किसी और को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएं। तो जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सवाल एक टीचर के तौर पर या एक पढ़े लिखे शख्स के तौर पर हमारे ज़हनों में आता है कि जैसे मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि आप लोग अगर अपने बच्चे बच्ची को या अपने छोटे बहन भाई को, आवाज़ मेरी क्लियर है ना, मतलब एंड तक आ रही है ना, उसका अगर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला कराना चाहें तो कहाँ कराएंगे आप? मतलब अगर इंटरनेशनली आपसे पूछा जाए कि आपको चांस मिले अपने बेटे बेटी को या छोटे भाई बहन को या किसी करीबी अजीज़ को, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? कहाँ भेजेंगे उसे? पाकिस्तान से बाहर कहाँ भेजना पसंद करेंगे? जी कहाँ भेजेंगे? नाम लें किसी यूनिवर्सिटी का। जी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में सब टारगेट करते हैं या हम लोग, या नहीं, यूरोपियन मसलन कौन सी? ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड तो अमेरिका में है। अच्छा, MIT भी अमेरिका में है, ऑक्सफोर्ड जो है वो UK में है। और कौन सा नाम ज़हन में आता है कोई इंटरनेशनल जहां आप पसंद करेंगे कि अगर वहां दाखिला मिल जाए तो दी बेस्ट होगा? कैम्ब्रिज में, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस है ना पूरा नाम उसका, LSE कहते हैं। और क्या ज़हन में आता है? केमिस्ट्री के हवाले से बड़ा मशहूर है, स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट। बिल्कुल सही है, केमिस्ट्री के हवाले से आप अपने फील्ड को बेहतर समझते हैं। तो अगर किसी ने केमिस्ट्री में दाखिला लेना है तो आप समझते हैं कि वो दी बेस्ट है। तो पाकिस्तान में आपके ज़हन में कौन से आते हैं? वो जो मैंने उकाड़ा में लेक्चर दिया था ना, तो वहाँ मैं अपने बेटे को साथ लाया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने बेटे से कहा था कि आप ज़रा बताओ कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में गए और क्यों गए। जी जनाब, तो पाकिस्तान में कहाँ दाखिला कराना पसंद करेंगे उसका? मैं जब डीन बना ना तो मैं एक डिपार्टमेंट में गया एज डीन। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपने किसी करीबी अजीज़ का दाखिला अपने डिपार्टमेंट में कराना पसंद करेंगे? वो कहते हैं जी बिल्कुल भी नहीं। और कम से कम 3 टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने यही बात कही कि बिल्कुल यहाँ नहीं कराएंगे। मैंने कहा नहीं, आप अपने सब्जेक्ट में अगर कराना चाहें चलें, अगर उसका कोई सब्जेक्ट इंटरेस्ट और है तो और बात है। कहने लगे जी अपने सब्जेक्ट में भी अगर कराना है तो अपने डिपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं कराना, वो हम फ़लाँ जगह कराएंगे, फ़लाँ जगह कराएंगे। तो आपके ज़हन में क्या आता है? पाकिस्तान की कोई
अच्छी यूनिवर्सिटी जिसको आप बेहतर समझते हैं कौन सी है? नस्ट का है आजकल दौर, और क्या है? कायदे आज़म का नाम आता है। अच्छा, जब हमारे जहनों में ये तस्वुर आता है कि कोई यूनिवर्सिटी अच्छी है और कोई उससे कम तर है या कम अच्छी है, तो इसके बाद एक और सवाल पैदा होता है। वो सवाल ये होता है कि वो कैसे अच्छी है। मसलन आपने फौरी कहा ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, MIT, LSE, वो कैसे अच्छी हैं? नस्ट या कायदे आज़म कैसे अच्छी है? तो दीजिए जवाब जनाब, कैसे अच्छी हैं? बस ऐसे सुनी सुनाई बात है। आपके जहन में क्या आता है, क्यों अच्छी हैं? आप समझते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। आपके जहन में जो परसेप्शन है उसके बारे में वो ये है कि वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होगी। और क्या जहन में आता है? उसकी वजह से चलें रैंकिंग भी अच्छी हो गई होगी जी। और वर्ड ऑफ माउथ बहुत काउंट करता है। वर्ड ऑफ माउथ में, अच्छा, वर्ड ऑफ माउथ में आप सुनना क्या चाहते हैं? मतलब उसमें क्या ऐसी खूबी होगी उस यूनिवर्सिटी में कि आपने जिसके बारे में सुना है जी वहाँ पे फ़लाँ चीज़ अच्छी है, तो फिर आप इसलिए अपने बच्चे को वहाँ भेजना चाहेंगे। क्यों? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, वहाँ पे फैकल्टी अच्छी हो सकती है। फैकल्टी अच्छी वैसे कौन सी होती है? आप तो चलें सारे फैकल्टी मेंबर बैठे हैं ना, अच्छी फैकल्टी कौन सी होती है ज़रा पता तो चले। आपस में लड़ाई जो करते हो कि जो ना करते हो, वो कहते हैं आपस में लड़ाई ना शुरू हो जाए यहाँ अगर बात करेंगे तो। किसी डिपार्टमेंट में कितने डॉक्टर्स हैं, उनके प्रोफाइल। अच्छा, टीचर्स की जो क्वालिफ़िकेशन है, अगर वो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन के साथ हैं तो वो फैकल्टी अच्छी होगी। अच्छा, आप चाहेंगे कि आपका बेटा या बेटी वहाँ जाए जो पढ़ाए मिनिमम, यानी मेरा बेटा या बेटी वहाँ पढ़े कि जहाँ उसे पढ़ना कम से कम पढ़े और ग्रेड उसका सबसे अच्छा हो? नहीं, वैसे हंसी मजाक पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप करना चाहें तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अच्छी भी हो और वहाँ अगर ख़र्चा उसका कोई और उठा ले तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, अगर फ़र्ज़ करें अफोर्डेबिलिटी हो जाए, अफोर्डेबिलिटी अगर हो जाए तो फिर आप अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना। तो बस यूँ समझिए कि जो मैं आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं ना, इसी बुनियाद पे ये तसव्वुर पैदा हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की जाए और बहुत सारी कंपनीज़ मैदान में आ गई कि हम यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करते हैं। अब रैंकिंग करने के लिए जो पॉइंट्स थे कि किन बुनियादों पे करनी है, कौन सा क्राइटेरिया होगा, उसका फ़ैसला किसने करना है, किसको करना चाहिए? यानी कौन ये फ़ैसला करे कि क्राइटेरिया क्या हो? जैसे आपने कहा अच्छी टीचिंग होनी चाहिए, आपने कहा टीचर ज़्यादा क्वालिफाइड होने चाहिए, आपने कहा जी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये किधर से आनी थी? इसका फ़ैसला कौन करेगा? आप बताएं कौन करेगा, किसको करना चाहिए? यानी वो एक्सपर्ट्स जो हैं कि जो ये बैठ के तय करें कि अच्छी और बुरी यूनिवर्सिटी में या अच्छी और कम अच्छी यूनिवर्सिटी में फ़र्क क्या है, वो एक्सपर्ट्स एक तो एकेडमिशियंस होंगे कि जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं। दूसरे वो एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं कि जो फाइनल स्टेक होल्डर्स हैं इस प्रोडक्ट को लेने, तो वो लोग हो सकते हैं। तीसरा स्टूडेंट्स की राय भी हो सकती है, मुआशरे के दूसरे पढ़े लिखे अफराद भी हो सकते हैं। तो अगर कोई कमेटी ऐसी बना दी जाए जिसमें इस किस्म के सारे लोग हों, तो उनके साथ बैठ के तय किया जा सकता है भी क्या क्राइटेरिया हो जिसकी बुनियाद पे हम एक यूनिवर्सिटी के बारे में तय कर सकें और उसकी स्कोरिंग कर सकें। और जब स्कोरिंग हो जाएगी यूनिवर्सिटीज़ की, तो रैंकिंग करना तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी वो तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है ना। तो ये जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कॉन्सेप्ट है ना, इसके दुनिया ने महसूस किया कि इसके बेनिफिट्स भी हैं, इस पर क्रिटिसिज्म भी हुई। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि फ़ंडिंग का फ़ैसला करना है यूनिवर्सिटीज़ को कुछ सहूलियत देनी है,
और बजट आपको पता है दुनिया का अमीर यानी अमीर तरीन मुल्क भी हो तो बजट के इश्यूज़ वहाँ भी होते हैं। कोई ऐसा अनलिमिटेड बजट जो है वो शादो नादर ही होता है कहीं। तो यूनिवर्सिटी के रेप्यूट का फ़ैसला इसकी बुनियाद पे होता है, एक ग्लोबल अवेयरनेस पैदा होती है। जैसे आपने बग़ैर कुछ जो है ना वो वक्त ज़ाया किए हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड का नाम ले दिया, कैम्ब्रिज का नाम ले दिया, तो एक रेप्यूट जो है वो ट्रैवल करती है। और जो रिक्रूटमेंट है, मतलब टीचर को अगर कहा जाए, मैंने अमेरिका से पोस्ट डॉक किया तो मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा कि मुझे पता चला है कि आपकी सैलरी जो है वो कम है और आपके जो जूनियर्स प्रोफेसर हैं उनकी सैलरी आपसे कहीं ज़्यादा है, तो ये क्या चक्कर है। वो कहते हैं कि यहाँ सिस्टम ये है कि जब आप हायर होने लगते हैं तो आपके साथ नेगोशिएशन की जाती है। तो मैं जब कभी हायर हुआ हूँगा इस यूनिवर्सिटी में तो मेरी इतनी सैलरी तय हो गई, मेरे बाद लोग हायर हुए हैं तो इनके पास बजट भी ज़्यादा होगा और उन लोगों ने डिमांड भी ज़्यादा की होगी। तो मैंने कहा आप अगर ज़्यादा सैलरी यानी अगर लेना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा। कहने लगे जी मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने आपने कभी ट्राई नहीं की। कहते हैं इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की वजह से मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। इस जैसी यूनिवर्सिटी तो फिर बाकी नहीं है ना कहीं। तो मैं उतने पैसों पे खुश हूँ, लेकिन मैं इस यूनिवर्सिटी के रेप्यूट की वजह से इसको छोड़ने का कभी मैंने सोचा भी नहीं है। तो टीचर्स को रिक्रूट करना हो, स्टाफ को रिक्रूट करना हो, इवन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करना हो, उनको अपने पास इनटेक के तौर पर लेना हो। अब स्टूडेंट भी अगर 10 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करेगा तो उसका 10 जगह पे नाम आ गया, अगर उसने भी सोचना है कि मुझे कहाँ पे एडमिशन लेना है, बाकी 9 कौन सी छोड़नी है। तो स्कॉलरशिप लेने के लिए और डिफरेंट इवेंट्स करवाने के लिए, मतलब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि अगर आप किसी रैंकिंग स्कीम का हिस्सा हों और कदरे आप बेहतर रैंक पे आ जाएं। और क्रिटिसिज्म ये है कि आप जब एक इंटरनेशनल रैंकिंग का हिस्सा बनते हैं तो फिर ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का इशू पैदा हो जाता है। ये जो ग्लोबलाइजेशन है, आप में से जो सोशल साइंसेज के लोग हैं वो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे कि बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। मतलब ग्लोबलाइजेशन के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ बहुत सारे मसाइल भी हैं। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि जब आप किसी इंटरनेशनल रैंकिंग का हिस्सा बनेंगे तो फिर वो वाले काम करेंगे ना जो रैंकिंग का सिस्टम चाहेगा। आपकी एजुकेशन उस तरह की हो जाएगी ना, या आप कोशिश करेंगे कि आप कहीं सिस्टम से निकल ना जाएं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सोच है उसको गवर्न कोई और कमेटी बैठ के करेगी, कोई और एजेंसी बैठ के करेगी, और उस एजेंसी के जो मकासद हैं उस पर डाउट्स भी क्रिएट हो जाते हैं बाज़ औक़ात। और फिर दूसरा ये कि इसमें कंपटीशन है। अच्छा, कंपटीशन जो है वो तो कहते हैं इसको हैं कि दूसरा पीछे रह जाए और आप आगे जाएं। तो कोऑपरेशन इसमें कम और कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। तो कंपटीशन के अपने मसाइल हैं। और तीसरी इस पे जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जितनी भी एजेंसीज़ हैं रैंकिंग की, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है और वो सब्जेक्टिव नेचर का है। देखें, रैंकिंग एजेंसी को एक यूनिवर्सिटी बैठ के अपने तौर पर मशवरे नहीं दे सकती कि हमारे ख्याल में ये क्राइटेरिया चेंज कर लें। वो अगर चेंज करते भी हैं तो कई सालों का जो इनपुट है उसकी बुनियाद पे करते हैं, जो फीडबैक उन्हें मिलता है। वो जल्दी जल्दी क्राइटेरिया तो नहीं चेंज करेंगे आपको देख के। तो इस तरह से वो क्राइटेरिया सब्जेक्टिव नेचर का होता है और उस पर बहुत बड़े क्वेश्चन रेज होते हैं। अब अगर हम रैंकिंग एजेंसीज़ की बात करें तो दुनिया में बहुत सारी हैं, ऐसी हैं कि आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, लेकिन उनमें से जो ज़्यादा कॉमन हैं, ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो ये 6-7 हैं। इनके नाम मैंने आपके सामने यहाँ पे शो किए हैं और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करूँगा। ये तादाद में जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये आप देखें 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 हैं। इन 8 में से अगर हम फर्दर शॉर्टलिस्ट करें तो ये जो टॉप की 3 हैं ये ज़्यादा कॉमन है, और अगर हम फर्दर शॉर्टलिस्ट करें तो QS जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है, सबसे ज़्यादा मशहूर। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हमारी HEC है, PHEC है या दूसरे इदारे हैं, मसलन मैं
अभी रास्ते में गाड़ी में सफ़र करते हुए कल एहसन इकबाल साहब एक जगह तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 75 साल पूरे होने पे एक स्कॉलरशिप शुरू किया है और हमारा कोई भी पाकिस्तानी जो दुनिया की टॉप की 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 25 टॉप की, वहाँ में से किसी जगह दाखिला लेता है पीएचडी में या मास्टर प्रोग्राम में, वो इस स्कॉलरशिप का एलिजिबल है। अब उन्होंने उसमें ज़िक्र नहीं किया कि टॉप की कौन सी, यानी कौन सी एजेंसी के मुताबिक टॉप की, लेकिन पाकिस्तान में ये अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान में जब भी कोई सरकारी इदारा रैंकिंग की बात करता है तो वो QS की कर रहा होता है, अंडरस्टूड है। HEC ने यह मान लिया है कि जब हमने कोई स्कॉलरशिप देना, पोस्ट डॉक के लिए फेलोशिप मिलते हैं, उसमें भी कहते हैं जी अच्छा VC लगने के लिए, डॉक्टर साहब इस बात को सेकंड करेंगे कि VC लगने के लिए उसमें जो मार्क्स हैं कि आपने PhD कहाँ से की हो, अगर दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में से की है तो उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, अगर टॉप 200 में से की है तो उसके मार्क्स कम हैं, उसके बाहर से की है तो और भी कम हैं, तो वो भी QS की बुनियाद पे फैसला होता है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो पाकिस्तान में है वो QS है। तो ये जो आठ सिस्टम है ना, इनका एक ओवरव्यू आप देखिए, ये क्राइटेरिया QS का, इस पर मैं तफसील से जाके आगे बात करूँगा। एकेडमिक रेप्यूटेशन और इसका वेट है, और ये वेट परसेंटेज में है। एम्प्लॉयर रेप्यूटेशन, साइटेशंस पर फैकल्टी, अगर इसमें से कोई पॉइंट या कोई आपको टर्म समझना है ना तो इस पर बाद में क्वेश्चन आंसर की सूरत में उसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो और इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो, ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में काउंट होते हैं। अब होता क्या है कि कुछ डाटा ये यूनिवर्सिटी से लेते हैं और कुछ डाटा ये दूसरी जगहों से लेते हैं, इसको मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन करूँगा। और मैंने अभी संडे वाले दिन बैठ के तो लेटेस्ट देखा है कि जो अवेलेबल थी सिचुएशन, तो QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पाकिस्तान की 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी तरतीब और उनके नाम आप देख लीजिए। नस जो है वो पाकिस्तान में नंबर 1 है, वर्ल्ड में 334 नंबर पे है। 363 पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, फिर प्यास का नाम आपने सुना है इस्लामाबाद में, फिर लम्स है, फिर UT लाहौर है, फिर PU है, पेशावर है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है। कॉमसैट है इस्लामाबाद में, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है प्राइवेट सेक्टर की। तो 13 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस तरतीब से जो वर्ल्ड रैंकिंग है QS की उसमें शामिल है। अब दूसरा देखिए, ये टाइम्स हायर एजुकेशन, ये भी बड़ी कॉमन है। इसमें टीचिंग के मार्क्स हैं, रिसर्च के मार्क्स हैं, साइटेशंस के मार्क्स हैं, इंडस्ट्री इनकम कि जो इनकम इंडस्ट्री से आती है उसकी स्कोरिंग है, फिर इंटरनेशनल आउटलुक की स्कोरिंग है। इसकी तफसील में बाद में जाया जा सकता है। तो 55 यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो शामिल हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के डिफरेंट स्कीम्स हैं, इनमें से कोई तो सिर्फ 1000 यूनिवर्सिटी को रैंक करती है दुनिया में, कोई 1500-1600 को करती है, लेकिन इनमें से कोई ऐसा कम ही है कि जो मतलब 2000 से ऊपर जाता हो। मतलब पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में कोई 30,000 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनमें से जो वर्ल्ड रैंकिंग की लिस्ट में आती हैं वो 1000-1500 से ज़्यादा आमतौर पर नहीं होती। तो उसमें से आप देख लें कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे खड़ी है। सबसे ऊपर कायद-ए-आज़म है, उसमें सबसे ऊपर नस थी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखें तो GCU फैसलाबाद है, UMT प्राइवेट लाहौर की, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी KPK की है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, कॉमसैट्स है। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो गया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कितनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल हैं, यानी बाकियों का कहीं जिक्र ही नहीं। ये फिर एक है शंघाई रैंकिंग के नाम से। इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी है, रिसर्च आउटपुट है और पर कैपिटा परफॉर्मेंस है। इन सारों का जो वेटेज है वो भी इसके सामने है और इसके जो सब कैटेगरीज़ हैं वो भी आपके सामने हैं।
तो ये प्रेजेंटेशन हाफिज़ साहब इनके साथ बात में शेयर कर लीजिएगा, इसको देखना चाहें, इस पर फर्दर कोई काम करना चाहें तो आप कर लें। तो पाकिस्तान की 7 यूनिवर्सिटीज़ शंघाई रैंकिंग में शामिल हैं, और ये बात हो रही है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, यानी वर्ल्ड वाइड जो लिस्ट है उसमें 7 है। उसमें कॉमसेट नंबर 1 पे है, एग्रीकल्चर जिसके प्रोफेसर रहे हैं आपके वीसी साहब माशाल्लाह, वो नंबर 2 पे है, फिर यूईटी है, फिर आप देख रहे हैं, तो इसमें 7 है। और एक और है यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़, इसमें जो कि पॉइंट्स ज़्यादा थे तो फिर उनकी परसेंटेज जो है वो थोड़ी थोड़ी, ग्लोबल रिसर्च रेपूटेशन है, पब्लिकेशंस हैं, बुक्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं और साइटेशंस हैं, इस तरह से उन सब की वेटेज उसके सामने है। और यूएस न्यूज़ में 19 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉमसेट्स, आगा खान, कायदे आज़म, नस्ट, एग्री फैसलाबाद, जीसीयू फैसलाबाद और बाकी। इसमें देखिए आपको सरगोदा भी नज़र आएगा, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर भी नज़र आएगी, यूएस लाहौर की नज़र आएगी। ये एक एनटीयू के नाम से, नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी, वो भी एक रैंकिंग की लिस्ट बनाते हैं दुनिया की। तो उसमें रिसर्च प्रोडक्टिविटी, रिसर्च इम्पैक्ट और रिसर्च एक्सीलेंस, मतलब तीनों पॉइंट्स ही रिसर्च के हैं। तो एनटीयू में सिर्फ 5 यूनिवर्सिटियां हैं जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में हैं, आगा खान, कायदे आज़म, कॉमसेट्स, एग्री फैसलाबाद और जीसीयू फैसलाबाद, सिर्फ 5। और ये लेटेस्ट फिगर्स हैं। मैंने कहा कि इस संडे को, यानी 2 दिन पहले, ये मैंने दोबारा से सर्च करके पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हैं। फिर यू रैप के नाम से है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय एकेडमिक परफॉर्मेंस, यू रैप, आर्टिकल्स, साइटेशंस, टोटल डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल इम्पैक्ट टोटल, साइटेशन इम्पैक्ट टोटल, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये सारे के सारे पॉइंट्स ही रिसर्च प्रोडक्शन के हैं, किसी और चीज़ के कोई पॉइंट्स नहीं हैं। और यू रैप में हमारी 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कायदे आज़म, नस्ट, एग्री फैसलाबाद, पीयू, जीसीयू फैसलाबाद एंड सो ऑन। ये जनाब एक रैंकिंग सिस्टम है साइमैगो, ये स्कोपस वाले जो हैं वो करते हैं, साइमैगो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग। इसमें भी वेटेज आप देखिए, रिसर्च की 50% है, इनोवेशन की है, सोसाइटल इम्पैक्ट है और उसकी सब कैटेगरीज़ हैं। और इसमें 68 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की। इसमें देखें कॉमसेट्स है, इसमें आईटीयू है, इसमें नस्ट, आईटीयू देखें पहली दफ़ा आपने देखा होगा इसका नाम, आईटीयू लाहौर, और कायदे आज़म अब्दुल वली खान। फिर वेबोमेट्रिक्स नाम की एक है रैंकिंग सिस्टम, ये सिर्फ जो आपकी वेबसाइट होती है यूनिवर्सिटी की उसका एनालिसिस करते हैं, सिर्फ वेबसाइट्स का, कि उस पर व्यूज़ कितने आते हैं, उसको जो बैक लिंक्स हैं वो कितने मिले हैं, इस तरह से क्राइटेरिया बना हुआ है। प्रेजेंस है, विजिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, एक्सीलेंस है, यानी ये टोटली आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को या वेब पोर्टल को रैंक करते हैं, और इनके पास कोई और क्राइटेरिया नहीं है। इसमें जनाब इसमें 362 इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और दूसरे रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस भी हैं। इसमें कॉमसेट्स यानी दुनिया में 836 नंबर पे है, इसमें पीयू 852 नंबर पे है, और इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ साइवल है, इसमें शामिल है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी रैंकिंग स्कीम में हम शामिल नहीं है। आप सब आइंदा नहीं कहना, अभी कह रहे थे ना आप सब कि हम मतलब उसको मतलब अनलकीली हम नहीं हैं, तो भाई आप लकी हैं, आप शामिल हैं। ये 362 इंस्टीट्यूशंस में आप शामिल हैं जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन इस लिस्ट में हैं। लेकिन आप ज़रा अपना रैंक देखिए, वर्ल्ड वाइड के आप 20,000 से नीचे हैं, दुनिया में 20,000 से नीचे हैं। और अगर कंपैरिजन करना है तो कॉमसेट्स जो है वो नंबर 1 पे पाकिस्तान से, वो 836 नंबर पे है, यानी 1000 के अंदर अंदर जो हैं हमारी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है। और पाकिस्तान में 232 नंबर पे हैं, मतलब 362 में से पाकिस्तान में 232 नंबर पे आप हैं। अब एक और चीज़ आप देखिए कि ये जो रैंकिंग सिस्टम है ना, मैंने आपके सामने जो एग्जांपल्स रखी हैं ये सिर्फ वर्ल्ड रैंकिंग की है,
लेकिन यही रैंकिंग सिस्टम्स जो हैं ये रैंकिंग और कई तरीक़ों से भी करते हैं, जैसे रीजन वाइज भी करते हैं। बाज़ कंट्रीज़ की रैंकिंग होती है, बाज़ जो कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे एशिया की रैंकिंग होती है, या इकनॉमिक रीजन्स हैं, ये ब्रिक्स है, ये फ़लाँ है, उसकी भी होती है। फिर सब्जेक्ट रैंकिंग भी होती है आमतौर पर। सब्जेक्ट रैंकिंग कि आप अपने सब्जेक्ट को देखना चाहें कि उसमें आपकी यूनिवर्सिटी या कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने पोर्टल बनाए हुए हैं और ये रैंकिंग का सिर्फ ये स्कोर देखना या ये देखना कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये फ्री है, इसके वो कोई पैसे नहीं चार्ज करते। इन सारी स्कीम्स का जो मैंने आपके सामने जिक्र किया ना, 8 की 8, इन सब का ये जो पोर्टल्स हैं ये फ्री हैं। और यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसी यूनिवर्सिटी का जो हिस्सा लेना है वो भी फ्री है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये एजेंसीज फिर कमाती कैसे हैं? तो कमाने के इनके और कई तरीके हैं। मतलब ये कंसल्टेंसी देती है, इनकी सबसे बड़ी कमाई है कंसल्टेंसी। कि अगर कोई यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम में शामिल होना चाहती है तो वो QS के स्टाफ से रब्ता करे और उनके पैकेज जो है वो परचेज़ करे, और वो फिर आएंगे, आपको आके बताएंगे। दुबई से आते हैं या हांगकांग से आते हैं या सिंगापुर से आते हैं, वो आके आपको बताएंगे। हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो उनका कोई पैकेज तो नहीं लिया था, लेकिन हमने उनके जो डायरेक्टर हैं रीजन के, उनको 2 दफ़ा हमने इनवाइट किया टिकट भेज के, और उनसे मशवरे, मीटिंग और सेमिनार इस तरह के उनके साथ हमने किए। तो 2 दफ़ा उनके डायरेक्टर को हमने बुलाया, उनकी मेज़बानी की और उनके साथ फिर हमने डिस्कशन की, उनसे मशवरे ज़रूर लिए। और वो मैं कहते रहे कि हमारे पैकेज आप ख़रीदें, लेकिन वो इतने महंगे होते हैं कि वो फिर यूनिवर्सिटियों के लिए अफोर्डेबल नहीं होते पाकिस्तानी। इस तरह से कुछ और भी क्राइटेरिया होता है जिसकी बुनियाद पर रैंकिंग करते हैं, जैसे ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। फिर ओल्ड एंड न्यू यूनिवर्सिटीज़ कि पिछले 50 साल में जो नई यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं उनकी रैंकिंग अलग से करते हैं। इसी तरह UN के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसकी बुनियाद पर भी रैंकिंग होती है। तो डिफरेंट बुनियादों पे, मुख्तलिफ यानी क्राइटेरिया पे ये रैंकिंग एजेंसीज जो हैं वो रैंक करती हैं। अब अगर हम ये जो इसमें हमने एग्जांपल्स देखी हैं, इसकी अगर हम एक समरी करें तो हमें ये आइडिया होता है कि हर किसी के क्राइटेरिया में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। पहला पॉइंट तो ये समझ में आता है। और चूँकि क्राइटेरिया में फ़र्क है तो हमारे ही मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो किसी में कोई ऊपर है तो किसी दूसरे में कोई और ऊपर है, और किसी और स्कीम में एक यूनिवर्सिटी निकल ही जाती है। और इसी तरह से हमने ये भी सीखा, इसको अगर समराइज़ करें, कि हर जो रैंकिंग सिस्टम है उसका अपना एक है मयार या स्टैंडर्ड कि उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करना है। आपने देखा इसमें कम से कम 7 भी थी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 300 कुछ भी थी, 362। तो इस तरीके से हर सिस्टम जो है वो अपना काम करता है। अब अगर हम आ जाएं, एक नई यूनिवर्सिटी लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल शामिल होना चाहती है किसी रैंकिंग सिस्टम में, तो क्या करें, पहला मशवरा क्या हो? तो आम तौर पर रैंकिंग सिस्टम में जाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम QS वालों से रब्ता करें। उनका जो रब्ता नंबर और जो ईमेल वगैरह है वो मैं आपको दे सकता हूँ हाफिज़ साहब, आप उनसे रब्ता करें और उन्हें कहें, अपनी ख्वाहिश का इज़हार करें। और आम तौर पर वो आपको ये कहेंगे कि एशिया की जो रैंकिंग है QS की उसमें शामिल हो जाएं। और इस वक्त जो QS एशिया रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान की 50 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो शामिल हैं। और टोटल जो एशियन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है उनके पास, जिसकी उन्होंने रैंकिंग में दिया है, वो 760 है। 760 में से 50 हमारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इनमें से एक यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा है कि जिस पर हमने 2.5 साल पहले काम शुरू किया था। और वो पहली दफ़ा जब डाटा हमने दिया तो वो पहली दफ़ा भी उसमें शामिल हो गई, अगले साल भी उसमें शामिल रही। तो 2 दफ़ा उन्होंने जो इशू की है, यानी पिछली 2 दफ़ा जो इन्होंने एशियन रैंकिंग की लिस्ट जारी की है, उसमें दोनों मरतबा यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा शामिल है। तो 50 की ये लिस्ट है पाकिस्तान की। देखना चाहें तो ये नेट पे पड़ा है, आप गूगल में सिर्फ लिखें QS एशिया रैंकिंग, तो आप उन 50 यूनिवर्सिटीज़ की रैंक वाइज एक लिस्ट देख सकते हैं।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखें, हर यूनिवर्सिटी, जो मैंने कहा ना 30,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में, तो हर यूनिवर्सिटी QS में शामिल नहीं हो सकती। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उन्होंने कम से कम रखा हुआ है। मसलन क्राइटेरिया में ये है कि यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम दोनों कराती हो। यानी अगर कोई यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ MPhil PhD कराती है तो वो शामिल नहीं हो सकती, सिर्फ BS कराती है तो वो भी शामिल नहीं हो सकती। ये दोनों तरह के प्रोग्राम ऑफ़र करती हो जो कि आपकी यूनिवर्सिटी करती है। फिर ये है कि इनके जो सब्जेक्ट एरियाज़ हैं, वैसे तो उनकी तादाद जो है वो 52 है। 52 डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज़ में QS जो है वो रैंकिंग करता है। और वो जो 52 एरियाज़ हैं उसको उन्होंने तकसीम किया हुआ है 5 ब्रॉडर या मेजर एरियाज़ में। जैसे साइंस का एक एरिया है तो सोशल साइंसेस का दूसरा है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का तीसरा है, मेडिसिन का चौथा, इस तरह से। तो वो कहते हैं जी कि उनमें से उन 5 जो मेजर डिसिप्लिन्स हैं उनमें से कम 2 में आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो काम करती हो, और आपकी यूनिवर्सिटी कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल का प्रोफाइल देखा जाए, आप लोग बिज़नेस की डिग्री भी ऑफ़र कर रहे हैं जो सोशल साइंस में आती है, आप लोग प्योर साइंस की डिग्रियां भी ऑफ़र कर रहे हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ वगैरह में। और तीसरी जो शर्त है वो ये है कि पिछले 5 साल में इन्होंने जो पब्लिकेशन का डाटा उठाना है वो 5 साल का उठाना है, और वो स्कोपस डेटाबेस में से उठाना है। तो पिछले 5 साल में जब ये डाटा उठाएंगे तो उसमें कम से कम उस यूनिवर्सिटी की 50 पब्लिकेशन शामिल हों। 50 पब्लिकेशंस पिछले 5 साल में शामिल होनी चाहिए। ज़रा इस पे आप देखिए, ये एशियन रैंकिंग का क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। 30% वेट है एकेडमिक रेप्यूटेशन का। अब आप सुनिए कि एकेडमिक रेप्यूटेशन से क्या मुराद है। दुनिया भर के जो एकेडमिशियंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, उनका इन्होंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है QS वालों ने, और उसमें लाखों नाम है। और वो डेटाबेस ईमेल्स का है, नामों का और ईमेल्स का। ये हर साल एक सर्वे करते हैं। अब इसमें जिसका नाम शामिल है उसको एक ईमेल आएगा कि आप बताइए कि आपके रीजन में, मतलब लोकल और वर्ल्ड वाइड, और आपको ये इजाज़त देते हैं कि आप अप टू 10 यूनिवर्सिटीज़ को मार्क कर दें। इनके लिस्ट में नाम शामिल होंगे, उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप उसमें से पिक करते जाएं, और अगर नाम शामिल नहीं है तो आप अपने पास से टाइप भी कर सकते हैं। यानी आप वोट दें कि आपके ख्याल में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। और शुरू में चूँकि आपसे पूछ लेंगे आपका सब्जेक्ट एरिया क्या है, तो वही जो आपका वोट है वो एशियन रैंकिंग में भी चला जाएगा, अगर वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल है तो उसमें भी चला जाएगा, अगर आपके सब्जेक्ट की रैंकिंग हो रही है तो उसमें भी चला जाएगा, क्योंकि एक एकेडमिशियन ने वोट दिया है। और आम तौर पर हर साल जो लोग एकेडमिशियन वोट डालते हैं उनकी तादाद कुछ 1.25 लाख के करीब है। यानी 1.25 लाख लोग दुनिया भर से इनके सर्वे में शामिल होते हैं और यूनिवर्सिटियों को रैंक करते हैं। और ये गिनते हैं बाद में फिर कि किस यूनिवर्सिटी को कितने वोट मिले हैं दुनिया भर से। और इसमें मज़े की बात यह है कि हर वो यूनिवर्सिटी जिसको ये अपने साथ शामिल करते हैं उनको ये अलाउ करते हैं कि आप अपनी तरफ से अप टू 400 नेम्स एंड ईमेल्स, 400 एकेडमिशियंस के आप शामिल कर दें। उसमें शर्त यह है कि आप अपने लोगों के नाम शामिल नहीं करेंगे जो यहाँ जॉब कर रहे हैं। मसलन आप मेरा नाम शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरा नाम तो पहले किसी ने शामिल किया हुआ है। यानी मेरा नाम फर्स्ट टाइम QS में मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी ने शामिल कर दिया था, और उसके बाद मुझे हर साल वो वोट के लिए आता है। और मैं थोड़ा सा लिहाज रखते हुए कि चलें जिन्होंने मेरा नाम शामिल कराया हुआ था उनका नाम तो मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया वालों ने शामिल किया, मेरे वाकिफ़ हैं वो, तो एक वोट उनको भी दे दूँ कि उन्होंने कोशिश करके मेरा नाम शामिल कराया है। अब मुझे अखलाकन कह तो नहीं सकता कोई कि वोट किसको देना है, वो तो मैंने अपनी मर्ज़ी से देना है। तो अप टू 400 नेम्स
ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी जो शामिल है सिस्टम में वो उनके पोर्टल पे अपलोड कर सकती है हर साल। और इस तरह से और जगहों से भी नाम लेते हैं ये जो जर्नल्स के अंदर ईमेल होते हैं ऑथर्स के, वहाँ से भी नाम लेते हैं और कई जगहों से लेते हैं। इसी मैंने कहा लाखों का डेटाबेस है, लेकिन उसमें आपकी यूनिवर्सिटी अगर शामिल होगी तो 400 नाम जहाँ जहाँ भी आपके वाकिफ़ बैठे हैं उनके 400 नाम आप शामिल कर सकते हैं और अगले साल फिर 400 कर दीजिए। हमने पीयू ने जो काम शुरू किया है तो मेरा ख्याल हमने कोई 5वीं दफ़ा नाम शामिल कराए हैं, तो हमारे उसमें शामिल किए हुए नाम तकरीबन 2000 के करीब हो गए अब तक। और इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि जो नाम इनके डेटाबेस में शामिल होगा, जो ईमेल, उस ईमेल पर ये 3 साल तक अपना सर्वे भेजेंगे और अगर किसी ईमेल से 3 साल तक रिस्पांस ना आया तो उसको ड्रॉप कर देंगे। अगर तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, पार्टिसिपेंट बन रहा है रिसर्च का, तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ 3 दफ़ा ईमेल भेजने के बाद उसका नाम बीच में से डिलीट कर देंगे। तो ये इनका सिस्टम है कि इनको वोट चाहिए होते हैं। सिमिलरली एम्प्लॉयर रेपुटेशन का 20% इसमें वेट है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं QS एशिया कि जहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। ये एम्प्लॉयर्स हैं, आपके बच्चे फारिग हुए यहाँ से, किसी जगह जाके जॉब कर रहे हैं, उसका कोई बॉस है या कंपनी का कोई ओनर है, उसका कोई सीनियर है और वो नॉन एकेडमिशियन होना चाहिए। अगर तो एकेडमिशियन है तो उसका तो ईमेल चला जाएगा ना, अगर .edu होगा तो वो तो ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा एकेडमिशियन। अगर वो नॉन एकेडमिशियन है तो उसमें भी गुंजाइश है कि 400 नाम आप हर साल ऐड कर सकते हैं और वो जितने उनके डेटाबेस में नाम हैं सबको ईमेल जाएगा। और वही असूल है कि कितने वोट किस यूनिवर्सिटी को पड़े। तो ये जो एकेडमिक और एम्प्लॉय रेपुटेशन है 50% स्कोर तो इधर पूरा हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है फैकल्टी स्टूडेंट रेशो। ये डाटा आपने देना होता है, आपने बताना है हमारी टोटल फैकल्टी कितनी है और आपने बताना है हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इवनिंग के स्टूडेंट्स को शामिल नहीं करना, कोई वीकेंड प्रोग्राम है तो उसको भी शामिल नहीं करना, सिर्फ रेगुलर प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को शामिल करें। और इसमें जो पार्ट टाइम फैकल्टी है 1/3 वो भी शामिल हो सकती है। यानी आपके जो विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं, अगर आपके पास 30 विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं तो उसकी जगह पे आप 10 लिख सकते हैं कि 10 हमारे पास फुल टाइम है। तो आपके जो फुल टाइम फैकल्टी मेंबर हैं वो और प्लस 1/3 ऑफ द विजिटिंग फैकल्टी वो आपने शो करानी है। उसके बाद परसेंटेज है इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क की। इसका देखें, आप समझते हैं रिसर्च नेटवर्क क्या है? आपके जो पेपर पब्लिश हुए हैं उसमें आपके साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है कि नहीं है। जी, आपके को ऑथर्स इंटरनेशनल हैं या आप उनके को ऑथर हैं, बात एक ही है। तो अगर हैं तो वो पेपर अलग करके उसकी तादाद यहाँ लिख देंगे और 10% वेटेज उसको देंगे। ये एशियन रैंकिंग की बात हो रही है। इसके बाद है जी साइटेशन पर पेपर, कि जितने पेपर्स में से अफिलिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की है उन पेपर्स पर साइटेशंस कितनी आई और पर पेपर कितनी आई। अब अगर आप ऐसी रिसर्च पब्लिश करते हैं जो पब्लिश तो हो गई, उस पर साइटेशंस कम आ रही हैं तो आपका स्कोर कम होगा, और बगैर कोलैबोरेशन के करते हैं तो स्कोर कम होगा। नेक्स्ट आप देखिए, और ये स्कोपस डेटाबेस में से उठाते हैं, आपसे नहीं पूछते। हर वो पेपर जो पब्लिश होता है किसी ऐसे जर्नल में जो स्कोपस डेटाबेस में शामिल है, और आपके इल्म में होना चाहिए कि स्कोपस का जो डेटाबेस है एल्सेवियर साइंस वालों का, इस डेटाबेस में कोई 26,000 के करीब जर्नल्स शामिल हैं सारे सब्जेक्ट एरियाज़ के। और हर पेपर जो उसमें इंडेक्स होता है स्कोपस में, उस पेपर में से देख के कि ऑथर्स की एफिलिएशन क्या है वो स्कोपस के डेटाबेस में एंटर कर देते हैं और वहाँ से ये डाटा उठा लेते हैं। स्कोपस के साथ इनका एग्रीमेंट है QS वालों का, वहाँ से डाटा उठा के
अपने पास ला के ये देख लेते हैं कि पिछले 5 साल में कौन सी यूनिवर्सिटी के कितने पेपर्स हैं और उन पर साइटेशंस कितनी आई हैं। और ये 5 साल की विंडो होती है, यानी अगले साल उस वक्त देखेंगे, फिर पिछले 5 साल के, उससे अगले साल, फिर उससे पिछले 5 साल के देखेंगे, इस तरह से है। और वो जो वोटिंग है ना, वो जो स्कोरिंग है एकेडमिक रेपुटेशन की और उसकी, वो भी 3 साल की देखते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 साल आपने वोट ज़्यादा डलवा लिए तो आप टॉप कर गए, वो भी पिछले 3 साल की देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो आपने कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है ना, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके वोट बढ़ते चले जाएंगे अगर इस पर वर्किंग करेंगे तो। उसके बाद जनाब है, अच्छा, पेपर पर फैकल्टी, उधर आपने डाटा दिया हुआ है कि आपके फैकल्टी मेंबर कितने हैं, फुल टाइम सारे के सारे प्लस 1/3 ऑफ द विजिटिंग। जैसे फ़र्ज़ करें फुल टाइम आपके 100 हैं और विजिटिंग आपके 30 थे, तो 110 हो गए टोटल आपके। अब 110 के हिसाब से वो देखेंगे कि स्कोपस में से जो आपके पेपर आइडेंटिफाई हुए हैं पिछले 5 साल में, उसमें पेपर पर फैकल्टी कितने हैं। अब आप यूँ समझ लीजिए कि आपके वो फैकल्टी मेंबर जो कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो रैंकिंग में अपना हिस्सा नहीं डाल रहे, वो बल्कि बोझ बन रहे हैं, क्योंकि वो उसमें काउंट हो जाएंगे अपने टीचर्स की लिस्ट में, और टीचर स्टूडेंट रेशो में तो काउंट हो जाएगा उनका स्कोर, लेकिन यहाँ वो स्कोर कम कर देंगे क्योंकि उन्होंने पेपर नहीं पब्लिश किए और ऐसे जर्नल्स में नहीं किए जो स्कोपस में इंडेक्स होते हैं। इसका ध्यान रखना है पेपर पब्लिश करते हुए कि ऐसा जर्नल हो जो स्कोपस में भी हो। और अगर आपने लिस्ट देखनी है कि कौन सा जर्नल स्कोपस में है कि नहीं, स्कोपस का जो डाटाबेस है ये फ्री नहीं है। अगर आपने लिस्ट देखनी है तो HJRS जो HEC की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके ले, आप किसी भी जर्नल का नाम लिखें, वो आपको बता देगा कि ये जर्नल वेब ऑफ साइंस में है कि नहीं, और ये भी बता देगा कि स्कोपस में है कि नहीं। वहाँ येस नो लिखा होता है, आपने नोट किया होगा। तो स्कोपस बेस्ड जर्नल्स में आर्टिकल छापने हैं और याद से साथ अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखना है, तब वो पेपर काउंट होगा। उसके बाद आप मज़ीद देखिए तो जी, अच्छा, यहाँ स्क्रीन पे थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये यहाँ कुछ कलर जो है ना वो तो सही नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ क्या लिखा हुआ है जी, फैकल्टी विद PIT। ये एशियन रैंकिंग में इसके देखें 5% वेटेज रखा है। तो मुझे जब 4-5 साल पहले VC साहब ने इस कमेटी का हेड बनाया था, रैंकिंग कमेटी का, तो मैंने सबसे पहला मशवरा जो VC साहब को दिया था वो ये था कि आइंदा आपने नॉन PIT टीचर नहीं रखना। अगर PIT अवेलेबल है तो बस उसी को रखना है, क्योंकि आते ही वो आपकी रैंकिंग में शामिल हो जाएगा कि आपके टोटल 100 टीचर है, उसमें से PIT 20 हैं, तो 20% आपके PIT हुए और उसी हिसाब से आपकी स्कोरिंग होगी। उसके बाद है 2.5% मार्क्स हैं इंटरनेशनल फैकल्टी के, कि आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई टीचर्स हैं इसलिए कि आप इंटरनेशनल रैंकिंग में शामिल होने जा रहे हैं। तो टीचर्स क्या कोई आप हायर करते हैं, अगर आपने विजिटिंग पे रखे हुए हैं फॉरेनर्स तो उनको शो करा लीजिए, वही उसी फार्मूले से, 1/3 के फार्मूले से। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आपकी यूनिवर्सिटी इस काबिल है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करे और वो आपके पास आके पढ़ते हों। उसके बाद है जी एक्सचेंज स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट्स की जो एक्सचेंज होती है इन एंड आउट, इनके भी 2.5% मार्क्स हैं और आउट के भी, कि आपके स्टूडेंट्स, और ये एक्सचेंज विद इन कंट्री नहीं है, इंटरनेशनल है, कि आपके स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम पे कहीं जाते हैं, कितने गए हुए हैं इस साल, आपने साल का डाटा देना होता है, अगले साल फिर देना है। और दूसरी किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से कोई एक्सचेंज पे आपके पास आया हुआ है। अब देखें, ये वो क्राइटेरिया है जिसको सामने रखते हुए आपने अब फैसले करने हैं। आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोफाइल देखा जाए, अब ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखी है, और वेबसाइट पे अभी कुछ महीने पहले का प्रॉस्पेक्टस भी रखा था, तो उसको खोल के मैंने देखा है। लेकिन जाहिर है इसमें कुछ चीज़ें अपडेट हो गई होंगी, तो आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि ये फिगर्स कितनी सही हैं। 6 फैकल्टीज़ हैं, 13 डिपार्टमेंट्स हैं, 17 अंडर ग्रेजुएट, 9 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आप लोग ऑफ़र करते हैं, 85 टीचर्स हैं। और वहाँ जो मुझे फ़िगर मिली वो 2500 स्टूडेंट्स की मिली,
अब मुझे वी साहब ने आज बताया कि कहीं ज़्यादा हैं इससे स्टूडेंट्स। और मैंने किसी को कह के, यानी बाहर के मुल्क में किसी को कह के, तो मैंने सर्च कराई कि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की अफिलिएशन से पेपर कितने छपे हैं। तो स्कोपस के डाटाबेस में जो सर्च आई उसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि 2023 खैर अभी थोड़ा सा गुजरा है, 18 पेपर हैं, 2022 में 129 हैं और 2021 में 132 थे, 20 में 92 थे, 19 में 24 थे और 18 में 3 थे और टोटल इनकी तादाद बनती है 398। और वहाँ हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था, क्या था भला, 50, यानी 5 साल में। तो पिछले 5 साल में अगर 50 हों तो इसका मतलब क्राइटेरिया तो मीट करते हैं हम। तो बाकी जब इसकी स्कोरिंग होगी और वो हमें कहीं प्लेस करेंगे तो पता चलेगा कि हम रैंकिंग में शामिल होते हैं कि नहीं होते। अब करने के काम क्या है, यानी कौन से ऐसे काम हैं जो हमें मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप लोग करें। इसमें कुछ काम तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के हैं और बाकी ओवरऑल जो बाकी काम है उसमें भी ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कि जैसे आज डॉक्टर साहब आप अभी तशरीफ़ लाए ना, मैंने इनसे जो सबसे पहली बात की वो ये की कि जैसे हम तहरीक पाकिस्तान में 23 मार्च 1940 का दिन याद करते हैं ना, तो मैंने इन्हें कहा कि आज का दिन आप नोट कर लें, आज की तारीख, और वीसी साहब का नाम भी नोट कर लें और हाफिज़ साहब का भी कर लें कि जब कभी आप किसी रैंकिंग सिस्टम में शामिल होंगे ना तो ये दिन फिर सेलिब्रेट करने के लिए होगा कि हमने काम का आगाज़ आज से किया था। और अपना प्रोफेसर साहब की क़यादत में किया था। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये है कि वो अगर वो चाहती है कि हम रैंकिंग सिस्टम में आएँ तो इस पर फोकस अपना बढ़ाए, इसको अपना फोकस एरिया बनाए, इस पर काम शुरू करे और एक यूनिवर्सिटी लेवल की रैंकिंग कमेटी बना ले जिसमें किसी को हेड बना दे, किसी को सेक्रेटरी बना दे, 2-4 लोग उसमें और शामिल कर ले। हमारी यूनिवर्सिटी में जो रैंकिंग कमेटी है उसमें ऑरिक के भी हैं, उसमें कंट्रोलर साहब भी हैं, उसमें रजिस्ट्रार भी हैं, उसमें QEC के डायरेक्टर भी हैं, इस तरह से। और बड़ा अच्छा एक क्लोज़ कोऑपरेशन चाहिए होगा ऐसे तमाम लोगों के साथ कि जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, जैसे ऑरिक है, QEC है, एडवांस रिसर्च एंड स्टडीज़ बोर्ड है। इन सब को आपस में मिल के बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इनमें जो कोऑपरेशन का लेवल है ना बहुत अच्छा होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक दूसरे से डाटा मांगे तो उसको आसानी से दे दे, एक दूसरे से कुछ कोऑपरेशन मांगे तो वो आसानी से दे दे। उसके बाद है जी कि एक रिसर्च कल्चर को प्रमोट करना होता है। आपने देखा बहुत सारे मार्क्स जो है ना वो तो रिसर्च के हैं और बाकी जो हैं वो रेपुटेशन के हैं। अच्छा, रेपुटेशन भी रिसर्च से होती है। आप जो क्लास में पढ़ाते हैं उसमें जो वर्ड ऑफ माउथ बनता है, आपने जिक्र किया था, उससे होती है। तो रेपुटेशन भी तभी मिलेगी कि जब आप रिसर्च करेंगे, आपकी विजिबिलिटी होगी जर्नल्स में या कॉन्फ्रेंसेस में। फैकल्टी लेवल पे जो करने के काम हैं, ज़ाहिर है इसमें भी हेल्प तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी है, लेकिन फैकल्टी ने भी अपना हिस्सा इसमें लेना है। इंसेंटिव रखे जाएं। हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में इंसेंटिव है, अगर कोई भी फैकल्टी मेंबर पेपर पब्लिश करता है तो उसको पैसे देती है। हालांकि वही अपना टाइम यूज़ करता है ऑफिस का, लेकिन उसको अलग से हम लोग इंसेंटिव देते हैं। हर साल हम उसके पेपर्स की लिस्ट मंगवाते हैं और उसको पे करते हैं। इसी तरह से जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कोशिश करें कि PhD टीचर रखे जाएं, अच्छी क्वालिटी के टीचर रखे जाएं और ऐसे लोग रखे जाएं जिनकी कोई पब्लिकेशन पहले से भी हों। और आप में से जो लोग PhD नहीं हैं उनकी PhD कराने का कोई इंतज़ाम किया जाए, उनके लिए कोई स्कॉलरशिप, कोई फेलोशिप, और फैकल्टी को रिसर्च ग्रांट भी दी जाए। बहुत सारी रिसर्चेस खासतौर पे साइंसेस में तो ऐसी होती हैं जो उसके बगैर होती नहीं, ग्रांट के बगैर हो ही नहीं सकती। कि केमिकल नहीं होगा तो फिर आप, या मशीन नहीं होगी तो आप काम नहीं करेंगे। और सोशल साइंसेस वाले कर लेते हैं उसके बगैर, लेकिन बाकी लोग नहीं कर सकते। तो फैकल्टी को कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए, अपनी नेटवर्किंग के लिए, अच्छा नेटवर्किंग नहीं होगी तो फिर कोलैबोरेशन कैसे होगी पब्लिकेशन में? तो कॉन्फ्रेंसेस के लिए कोई फ़ंड वगैरह का इंतज़ाम करना होगा, उनको ट्रैवल ग्रांट्स दी जाएं। और फैकल्टी की ट्रेनिंग के लिए भी
ऐसा होता सम टाइम कि किसी ने ज़्यादा रिसर्च नहीं सीखी हुई या काम नहीं सीखा हुआ, लेकिन वो फैकल्टी मेंबर बन गया, उसकी क्लास में पोजीशन है, वो बन गया है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन अब उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ट्रेनिंग के लिए भी पैसे की और टाइम की, उसके वर्कलोड के ऊपर कुछ देखा जाए, उसको कोई पैसे का इंतज़ाम किया जाए। अच्छा, स्टूडेंट्स के लेवल पर भी करने के काम हैं, जैसे कि अच्छे एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम शुरू किए जाएँ, इसलिए कि बहुत सारी रिसर्च तो एमफिल पीएचडी प्रोग्राम्स के ज़रिए से होती है। और जो स्टूडेंट्स पब्लिश करें उनके लिए भी इंसेंटिव। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में ये ऐलान किया हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश करेगा तो उसकी फ़ीस माफ़। एक दफ़ा पब्लिश करे, वो यूनिवर्सिटी को शो कराए, उसके बाकी सेमेस्टर्स की फ़ीस माफ़, और वो यूनिवर्सिटी के खर्चे पे पड़े, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी को इज़्ज़त दी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए कि कैसे करना है, आपके कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट आ सकता है। और इसमें ना आप लोग, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज़ के हैं ना, तो किसी भी सब्जेक्ट को ना आप अंडरमाइन ना करें। यानी अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ उर्दू में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो आप हैरान होंगे, जी उर्दू में? जी हमारे पास उर्दू सीखने जापान से, मिस्र से और मुल्कों से स्टूडेंट्स आते हैं, और हमारा उर्दू डिपार्टमेंट जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके बैठा हुआ है। केमिस्ट्री में नहीं आते, ठीक है ना, और कई सोशल साइंसेज में नहीं आते, उर्दू जैसे सब्जेक्ट में आते हैं। और भी देखिए, हमारे यहाँ फार्मेसी है, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, और केमिकल इंजीनियरिंग में आते हैं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का सोचिए कि कैसे करनी है एक्सचेंज, कि बच्चे यहाँ भी आ सकें और बाहर भी जा सकें। इसके बाद रेपुटेशन का जो पॉइंट है, रेपुटेशन कैसे बनती है सोसाइटी में किसी यूनिवर्सिटी की? एलुमनाई एसोसिएशंस बनाइए, यूनिवर्सिटी लेवल की भी बन सकती है, यूनिवर्सिटी अभी बहुत बड़ी नहीं है, एलुमनाई अभी थोड़े से ही हैं फील्ड में। आपके कुछ बैचेस गए हैं ना फील्ड में, है कि नहीं गए? यानी बीएस के तो गए होंगे, बीएस के, एमफिल के भी गए हैं, कोई एमफिल के भी गए हैं। एलुमनाई एसोसिएशन बना लीजिए, शुरू में यूनिवर्सिटी लेवल की बना लीजिए, बाद में हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी बनाए। और इसके अलावा जो है वो हर साल कोशिश करके तो जो अपलोड करने हैं कॉन्टैक्ट्स एकेडमिक्स के, एम्प्लॉयर्स के, वो भी की जाए। इसमें हमें काफ़ी तगदो करनी पड़ती है, लेकिन हम हर साल कामयाबी से नाम शामिल कर देते हैं। और यूनिवर्सिटी रैंकिंग कमेटी जो है वो फिर जिनके नाम शामिल करे उनको ईमेल भी करे। हम लोगों ने ये भी किया है कि मसलन मैंने 400 नाम उसमें चढ़ाए हैं, तो उन 400 को एक ईमेल कर दिया। उन्हें ये नहीं कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी को वोट दें, क्योंकि एथिकली ये ठीक नहीं है। उन्हें मैंने ये कहा है कि मैं इस कमेटी का हेड हूँ, मैंने आपका नाम आपके रेलिवेंट डिपार्टमेंट से लिया था और क्यूएस में शामिल कर दिया है। अगर क्यूएस से आपको ईमेल आए तो आप उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा, सर्वे का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, खाली ना छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा अच्छी मीडिया कवरेज और आपका पॉजिटिव इमेज जाए, तो मीडिया के ज़रिए से सोसाइटी में जाता है, कि जिसके नतीजे में आपको जो है वो रैंकिंग मिलती है। तो इस पॉजिटिव इमेज के लिए आप जॉब फेयर्स हैं, या कोई एक्सपोज हैं, या कोई कॉन्फ्रेंसेस हैं, इस तरह की चीज़ें आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। ले जनाब, अब हमारे पास 15 मिनट का टाइम है पूरा। आप इस पर कोई कमेंट करना चाहें या कोई सवाल पूछना चाहें? जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, क्या अगर वो आपका वेटेज करता है, जैसे इम्पैक्ट फैक्टर कम किया जा रहा है, HDI पे फोकस है, तो उसका कोई रोल है? नहीं, आपने असल चीज़ पता है कि मैंने पहले भी अर्ज़ की कि हमसे उन्होंने नहीं पूछना कि आप बताएं कि हमारे क्राइटेरिया में क्या हो। अच्छा, जो बड़े बड़े एकेडमिशियंस हैं दुनिया में मशहूर, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, उनसे तो वो पूछते हैं, उनका अपना एक सिस्टम है, यानी कंसल्टेंसी का अपना सिस्टम है कि दुनिया किधर जा रही है और हमने कौन कौन से पॉइंट्स की वेटेज रखनी है। अब जो हम जिससे हमारी डीलिंग है ना, अब यानी जिस दुकान पे हमने जाके बात करनी है ना, उस दुकान के जो अपने रूल्स हैं ना, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे QS एशिया ने अपना क्राइटेरिया दिया था, तो हमने उन्हीं पॉइंट्स के अंदर रह के एक्सेल करना है, तो हम शामिल होंगे, अदरवाइज़ नहीं। यानी फ़र्ज़ करें हम किसी ख़ास बात में अच्छे हैं, यानी फ़र्ज़ करें राइस की जो फसल है उसके ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की इसकी जो है रिसर्च बड़ी अच्छी है, और हम प्राइड लेते हैं कि हमने पेटेंट बना लिए। उन्होंने अपने हिसाब से देखना है
हमारी बात नहीं सुननी। अगर भाई आपने पेटेंट तो ले लिया है लेकिन आपने पेपर नहीं पब्लिश किए स्कोपस में, तो आपका डाटा उन्होंने स्कोपस से उठाना है। अच्छा, पेटेंट्स का डाटा किसी और जगह जाके काउंट होता है, किसी और स्कीम में, वहाँ आपके स्कोर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसमें हम अच्छे हैं उसको एक साइड पे रखें, जिस स्कीम के अंदर हम शामिल होना चाहते हैं उनके क्राइटेरिया के पॉइंट्स देखें, तो तभी वो हमें शामिल करेंगे अगर हम वहाँ पे अच्छा स्कोर लेंगे। और ये अचानक नहीं आता अच्छा स्कोर, साल 2 साल 3 साल या अगले कई साल आप कोशिश जारी रखें तो शामिल हो जाएंगे। अच्छा, शामिल होने के बाद फिर ये होता है कि आपकी रैंकिंग पोजीशन क्या आई है, तो पोजीशन को बेहतर करने की भी, मतलब हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में 5 साल पहले जब डॉक्टर नियाज़ साहब वीसी आए तो उनका ये ख्याल था कि हमें रैंकिंग में शामिल होना चाहिए। तो मैं उससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दमाम में कुछ अर्सा गुजार चुका था सऊदीया में, तो वहाँ मैंने रैंकिंग का ये सारा काम सीखा था, यानी वहाँ के लोगों के साथ मिल के, यानी वहाँ मैं उस टीम का हिस्सा था जो रैंकिंग में हिस्सा लेती थी। तो उनको किसी ने बताया जी मेरा कुछ एक्सपीरियंस है वहाँ का, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कमेटी बना रहा हूँ, आप बना लें कमेटी, जिस चीज़ को शामिल करना है मेरे से अप्रूव कराएं और रैंकिंग का काम शुरू करें। तो हमने फ़र्स्ट टाइम जो है वो रैंकिंग में हिस्सा लिया और हमने डाटा देना शुरू किया और हम लोग हर साल इम्प्रूव करते जा रहे हैं, हर साल डाटा देते हैं ना। देखें ना, जब हमने 400 नाम दाखिल कराए होंगे, फिर अगले साल 400 और करा दिए होंगे, अब तक अगर 2000 के करीब हो गए हैं, तो वोट कुछ बढ़ गए होंगे। और वैसे भी जो नंबर ऑफ़ पब्लिकेशन है वो भी हर साल बढ़ रही हैं। लेकिन एक बात का फिर ध्यान रखना, मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि ये कंपैरेटिव है, अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो दूसरे भी कर रहे हैं। अच्छा, हमने बड़ी तेज़ी से एक यूनिवर्सिटी के ऊपर जाते देखा है और इतनी तेज़ी से वो ऊपर गई है, हर एक स्कीम में नहीं गई, बाज़ स्कीम्स में गई है कि हमें शक होने लग गया कि कोई 2 नंबरी हुई है शायद। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, तो मेरे जहन में ये क्वेश्चन था कि अब्दुल वली खान अचानक आनन फानन, पहले इसका कहीं नाम ही नहीं था, ये पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में कैसे शामिल होगी, यूनिवर्सिटी भी नहीं है। तो मैंने इस पे वर्किंग की कि क्या हुआ होगा। तो मैंने वहाँ जाके ऐसे प्रोफेसर्स को फिर आइडेंटिफाई किया कि जिनकी पब्लिकेशंस पे काफ़ी सारी साइटेशंस वाकई आई हुई थी। तो मुझे लगा कि साइटेशन का जो डाटा है ना वो नहीं ऊपर ले गया ना, वरना कौन जानता है पाकिस्तान में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी को, इतनी बड़ी बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन चंद एक प्रोफेसर्स की जो पब्लिकेशंस हैं उन पर ज़्यादा आने वाली साइटेशंस उनको ऊपर ले गई हैं। तो जैसे घर का फ़र्द होता है ना, देखें आप सारे जो फैकल्टी मेंबर हैं ना वो इस घर के अफराद हैं, इस फैमिली के मेंबर हैं ना। तो जैसे घर में होता है ना 5-6 अफराद की फैमिली होती है, तो कोई तो स्ट्रेंथ बनता है फैमिली की और कोई जो है ना उसकी वीकनेस बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। ऐसे होता है कि नहीं? और किसी की शिकायतें आती रहती हैं हर वक्त, और किसी के बारे में कहते हैं कि ये अगर घर छोड़ के कहीं चले गए तो हमारा घर तबाह हो जाएगा, इसकी वजह से, तो इकानमी भी इसकी वजह से चल रही है, घर की जो इज़्ज़त है, रोब दाब है महल्ले में, वो भी इनकी वजह से है। तो जब बड़ा बेटा जो है वो घर छोड़ के लैदा हो जाएगा तो फिर तो इज़्ज़त नहीं रहेगी महल्ले में उतनी। तो वैसे ही आप सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप लोग पब्लिश करेंगे, आप लोग क्लासरूम में परफॉर्म करेंगे तो आपको रेप्यूट के भी स्कोर मिलेंगे और आपकी पब्लिकेशन का उसका डाटा वहाँ से भी आएगा। तो आप देख लें कि आपने स्ट्रेंथ बनना है कि आपने लायबिलिटी बनना है, एसेट बनना है, क्या बनना है। यानी हर जो फ़र्द है ना घर का वो सोचे कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मतलब मैं एक फैकल्टी मेंबर हूँ ना एक यूनिवर्सिटी का, तो मैं पूरी लिस्ट गिनवा सकता हूँ। मेरी अब 30 साल सर्विस होने वाली है, अगले महीने हो जाएगी, तो मैं गिनवा सकता हूँ कि 30 साल में मेरी कंट्रीब्यूशन से यूनिवर्सिटी को क्या फ़ायदा पहुँचा। मुझे तो फ़ायदा पहुँचा ही है ना, मैं सैलरी ले रहा हूँ उस वक्त से और मेरे बच्चे भी पढ़े और सारा कुछ, लेकिन मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है मैं पूरा चार्ट बना के समझा सकता हूँ कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया अपनी यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग अपना अपना चार्ट बनाइए कि जब से आप यहाँ आए हैं आपकी वजह से इस यूनिवर्सिटी में क्या इजाफा हुआ है। जी जनाब।
quality of education that the teacher is giving in the classroom to affect this ranking? नहीं देखें, इस पर काफ़ी डिबेट हुई। डिबेट ये हुई कि जो क्लासरूम टीचिंग है वो कैसे इसमें डिपिक्ट करेगी। अच्छा, क्लासरूम टीचिंग का वो डाटा कैसे लेते, यानी बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल एजेंसी है, यूके में ऑफिस है या कुछ रीजनल ऑफिस भी हैं, जैसे इनका सिंगापुर में है, दुबई में है, तो डाटा कैसे लें। उसको उन्होंने एक जनरल एक कैटेगरी में डाल दिया, रेपुटेशन। करा लो रेपुटेशन। अगर आपकी क्लास का बच्चा बाहर जाके, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि पढ़ाओ कम से कम और स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा दो, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जिस बच्चे को सख्ती से तंग करके उसको पढ़ाया है ना, बड़ी उसने चीखें मारी हैं। यानी फ़र्ज़ करें, अब देखें, मुझे अगर 30 साल होने वाले हैं तो मेरा जो सबसे पहला बैच होगा जिसको मैंने पढ़ाया होगा वो आप पिछले 29 साल से जॉब कर रहा होगा। ऐसा ही है। उस बच्चे ने 29 साल से वो कह रहा है कि ये सर जो है ना ये बेस्ट हैं। रगड़ा लगाते थे, तंग करते थे, हम चीखें मारते थे, ये ना गेस्ट देते थे ना खाम खा के मार्क्स देते थे, लेकिन हमने काम सीखा है तो इनसे सीखा है। और जिसके साथ हमने रायत की है ना, कहना सर बड़े भैड़े ने, कहते तेरे को की सबूत, कहना मैं आप तो गवाह। मैं खुद गया था सर के पास कि मेरे नंबर बढ़ा दें, इन्होंने ऐसे ही बढ़ा दिए थे। यानी पिछले 29 साल से बदतरीफियाँ करता फिर रहा है। उस वक्त खुश हो गया होगा वक्ती तौर पे। फील्ड में गया तो उसे पता चला है कि यार काम तो फिर मैंने नहीं सीखा। मैंने मार्क्स लिए हैं, जहाँ इंटरव्यू देने गया उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट सारे साइड पे कर दिए, कहते हैं बच्चे ज़रा आओ काम करके दिखाओ। और मुझे काम नहीं आता था क्योंकि मैंने सीखा नहीं था, और मेरे साथ नरमी बढ़ते थे सर, तो सर बुरे हुए ना। तो आपकी रेप्यूट मैटर करती है। तो जिस यूनिवर्सिटी की भी हम बात कर रहे हैं वहाँ के सिस्टम देख लें। लम्ज़ अगर ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, नस्ट अगर ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी अगर ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही है। रिसर्च करते हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, उसके रेप्यूट आप देखें, अभी आजकल अभी यानी मंडे को खुली है, 2-3 हफ्ते बंद रही है लड़ाइयों की वजह से। तो इसका मतलब मीडिया में तो रेप्यूट बड़ी ख़राब है। किस वजह से नंबर 1 आ जाती है? टीचर्स की रिसर्च की वजह से। टीचर्स अपनी रिसर्च पर कंप्रोमाइज़ नहीं होने देते, अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करते हैं। जी, बेसिक साइंसेस में जो रिसर्च है उस पर साइटेशन भी काफ़ी सारी आती हैं। तो ये जो लाइफ साइंसेज हैं इस पर काफ़ी सारी आती है, फिज़िक्स और मैथ में और केमिस्ट्री में काफ़ी सारी साइटेशन आती हैं। तो उस वजह से उनकी रैंकिंग ऊपर जा रही है। रेप्यूट के मार्क्स बेचारों के काटे जाते होंगे आजकल, जो हाल है वहाँ पे। जी, और कोई सवाल आपका? जी मैडम। हमने ये किया, हमारे पास चंद एक ऐसे लोग हैं जो कि डुअल नेशनल हैं, उनको हमने फॉरेन फैकल्टी में शो कराया हुआ है। एक तो उनकी डिग्रियां वहाँ की हैं, दूसरा ये है कि वो वहीं होते हैं ज़्यादातर, वो उनके बच्चे फैमिली उधर सेटल है, और वो यहाँ बस कुछ टाइम के लिए आते हैं, कुछ टाइम के लिए वो वहाँ चले जाते हैं, और वहाँ की रिसर्च लैब्स और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी अटैच हैं। तो हमने इनसे डिस्कस करके ना QS वालों से, हाँ, तो वो चंद एक लोग हैं, उनको हमने फॉरेन फैकल्टी में शो कराया हुआ है। और इसके अलावा भी कुछ ना कुछ हमारे पास फॉरेन फैकल्टी आ जाती है। नहीं, देखें, यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया जो है ना, आमतौर पर जो फॉरेन फैकल्टी है ना, वो पाकिस्तानी ही हैं जो डुअल नेशनल हैं, और वो यहाँ पे फुल टाइम जॉब पे आते हैं। अदरवाइज़ बाकी लोग जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक चाइना का सेंटर है, उसमें जो फैकल्टी है वो चाइना से आई हुई है। हमारे पास तुर्की से लोग आगे पढ़ाते रहे हैं, हमारे पास मिस्र से लोग आगे पढ़ाते रहे। अरबी डिपार्टमेंट में मिस्र से 2 टीचर आ गए, लेकिन वो 2 साल के लिए आए फिर चले गए। तो जिस साल हमारे पास जितने होते हैं हम शो करा देते हैं उसमें। लेकिन हम वीक हैं, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में और इंटरनेशनल फैकल्टी में वीक है। हमारे को 150 के करीब होंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और वो भी अफ़गानी आए हुए हैं, और इस तरह से अफ़गानी आजकल आए हैं। पता नहीं आपकी यूनिवर्सिटी में आए हैं कि नहीं।
अच्छा बलूचिस्तान के फार्म थोड़ी हैं, क्या हो गया? यानी कभी कभी फील होता है कि शायद वो फॉरेनर हैं लेकिन है नहीं। जी बलोची तो अपने हैं जी। नहीं देखना, ये क्राइटेरिया तो बनाना है ना। देखिए क्यूएस में तो डाटा भेजना सिर्फ, असल बात ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो फॉरेन फैकल्टी। देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास वो जो इक्का दुक्का तुर्की से या मिस्र से आए हुए हैं या चाइना से आए हुए हैं, उन्हें हम फॉरेन फैकल्टी मानते हैं, और हमारे जो डुअल नेशनल हैं चांद एक टीचर, उनको हम उसमें शो कर देते हैं, और वो वाकई वहाँ पे जाके वहाँ की लैब्स के साथ भी अटैच हैं, उनकी फैमिलीज़ वहाँ सेटल हैं, कुछ साल में कोई 5-6 महीने वहाँ भी गुजारते हैं, वो आते जाते रहते हैं, और वहाँ के वो नेशनल हैं। इमिग्रेशन वाले स्टेटस को नहीं शो किया, जिसके पास पासपोर्ट है सिर्फ उसे शो किया। तो मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से ना उनकी लिस्ट ले ली कि कौन कौन है, और वो ज़्यादा बताते भी नहीं हैं कि हम फॉरेन नेशनल हैं, लेकिन मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से लिस्ट ले ली कि पासपोर्ट होल्डर इनमें से कौन कौन सा है। तो चंद एक लोग हैं, उनको मैंने फॉरेन फैकल्टी में शो करा दिया है। जी जनाब, आप कुछ? नहीं, वो नस से पढ़ा है, वो तो मैंने आपसे जिक्र किया ना कि बेटे को मैं साथ लाया था, तो उससे मैंने कहा था कि इन सबको बताएं कि आपके घर से, यानी हम लोग कैंपस में रहते हैं, तो घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट था, अपनी यूनिवर्सिटी थी, फीस भी माफ़ होनी थी। अब उसको छोड़ के नस्ट में क्यों गए? इस्लामाबाद में हॉस्टल में रहे, खर्चा भी ज़्यादा किया, नस्ट की फ़ीस भी खासी है। वो तो एक केस बनाने के लिए कि भाई रैंकिंग, उसने कहा जी नस्ट जो है वो इंजीनियरिंग साइंसेज में नंबर 1 है पाकिस्तान में। तो मेरे मार्क्स थे नस्ट के काबिल, मैंने टेस्ट दिया, तो मैं नस्ट में गया, 4 साल वहाँ रहा। जी जनाब। किसके ऊपर? इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे आपने पीयूके करनी है अमेरिका से देखी, इस वक्त वो बंदी उसकी है लॉस एंजलिस में है, गूगल में, ठीक है, शी डजंट वहाँ गई है, वो पोलैंड वगैरह में गई है, वो अरसा में। पहले लॉस एंजलिस में, फिर वो पोलैंड। जी जी जी, लड़की है हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की। उसका जो एक्सपीरियंस था वो था अपने ऐसे नौजवान है बिल्कुल, 24 साल उसकी उम्र है, और वो गूगल ने हायर की है। अब इसी तरह फास्ट नहीं, आपका सवाल ये है ना कि इसके मार्क्स किधर मतलब काउंट होंगे? एक और इसके मार्क्स काउंट होंगे रेप्यूट में। एक और चीज़ है कि देखें, आप अगर वोटर हों तो आपको पता है ना कि हमारे डिपार्टमेंट की लड़की थी जो कि गई है गूगल में, तो आपसे जब पूछा जाएगा पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटियाँ कौन सी हैं, तो आप पीयू को टेक करेंगे ना कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे, कह दें करेंगे ना, मैं आपसे लड़ना, आपसे मेरा झगड़ा अभी ना हो जाए। आपको पता है ना कि हमारे डिपार्टमेंट की लड़की जो है हमारी ग्रेजुएट, और वो अंडर ग्रेड की स्टूडेंट थी, वो वहाँ से गूगल में पहुँच गई है। जब आपको पता है तो आप अच्छी यूनिवर्सिटियों में पीयू को टेक करेंगे, तो वो रेप्यूट में कवर हो गया है। यानी छोटे छोटे उन्होंने इश्यूज़ नहीं रेज़ किए हुए, उन्होंने रेप्यूट के मार्क्स रख दिए कि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में बैठा हुआ एक प्रोफेसर वो पीयू को वोट इस वजह से दे रहा है कि पीयू की रेप्यूट अच्छी है, तो वो रेप्यूट अच्छी होने में ये सारे फैक्टर शामिल हो गए कि इनके ग्रेजुएट कहाँ कहाँ जाते हैं। आपका हो सकता है जो आपका जो डिप्टी कमिश्नर है वो हमारा ग्रेजुएट हो, इसका पूरा चांस है, इसका पूरा चांस है, इसलिए कि बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़े सालों से, और अगर वो ज़्यादा एज का है ना तो फिर यकीनन हमारा ही ग्रेजुएट होगा, बाकी तो यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं। फिर अगर उसके 25-30 साल सर्विस हो चुकी है ना, तो वो हमारे लॉ कॉलेज का या पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा होगा, इसका पूरा इम्कान है। तो रेप्यूट इसी तरह बनती है ना। आपको पता है हमारे यानी पूरे इस एरिए में MBBS की डिग्री सिर्फ यहाँ यूनिवर्सिटी की होती थी। आप अपने किसी दादा नाना से पूछें कि आपने MBBS कहाँ से किया हुआ, वो दिखाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की थी। अब हम MBBS नहीं करा रहे, UHS कराती है। जी और क्या सवाल आपका या किसी का? ये था कि जैसे अब है फास्ट है, इस दफ़ा मैं लाहौर था लास्ट वीकेंड, तो 2 सॉफ्टवेयर ऑफिस में मेरी बात चल रही थी, एक था गेम रोड और एक था स्टैकअप। हाँ, देवर सिंह के उन्होंने पूरे का पूरा बैच उठाया है फास्ट का, ठीक है। तो रिव्यूट वाली बात तो ठीक है, लगी समझ, एलुमनाई वाली भी बात में लगी। हाँ,
इसमें इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के ऊपर कितना मतलब फोकस है थ्रू आउट रैंकिंग इन चीज़ों के ऊपर। एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये कर रहा होता है कि आपका बच्चा कितना निकले और कितना इंडस्ट्री के अंदर वर्कआउट कर रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है, इसके ऊपर है एम्प्लॉयर की स्कोरिंग, एम्प्लॉयर की, एकेडमिशियंस की स्कोरिंग, यानी हम सारे प्रोफेसर एक दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होते हैं। मतलब मैं रैंकिंग में ये काम ना भी कर रहा होता तो मुझे पता, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, 4-5 आप बड़ी आसानी से नाम गिनवा सकते हैं। तो रेप्यूट एकेडमिशियंस के अंदर, एम्प्लॉयर के अंदर, ठीक है, और एम्प्लॉयबिलिटी की रैंकिंग अलग भी है जिसमें वो आपसे पूछते, आपसे डाटा लेते हैं कि आपकी 50 की क्लास फारिग हुई है, उसमें से कितने % बच्चों को कितने सालों में नौकरियां मिली और कितने % बच्चे आगे पढ़ाई में गए, कितने फील्ड में गए। तो भाई ये जो है ना, आपने फास्ट की बात की है ना, फास्ट की जो यूनिवर्सिटी का नाम है ना, आपको पता है ना उसका नाम क्या है? न्यूसेस, वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इमर्जिंग साइंसेस, ये उसका नाम है ना। तो वो यूनिवर्सिटी उसमें कंप्यूटर साइंस के फील्ड में रैंक कर रही है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि फास्ट का MBA कैसा है, MBA नहीं अच्छा, यानी सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग भी तो हो रही है ना। हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो 14-15 सब्जेक्ट्स में रैंक कर रही है, ज़्यादा में नहीं। ठीक है जी। सर ये जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है ये हर लिहाज से रेपुटेशन के हिसाब से या एलुमनाइज के हिसाब से ये काफ़ी आगे है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल रैंकिंग में या इवन पाकिस्तान, आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की बात कर रहे हैं, अच्छा, तो रैंकिंग में ऊपर नहीं है। इसकी क्या इसकी वजह यह है कि वहाँ के जो टीचर हैं वो रिसर्च कम करते हैं। रिसर्च के कितने सारे मार्क्स हैं, आपने देखा है ना। तो जब वो, मतलब थोड़ा सा मेरा बायस कमेंट, वैसे मेरे दोनों बेटे जो हैं वो GC के ग्रेजुएट हैं, मतलब वहाँ से पढ़े हैं, FSC की उन्होंने, लेकिन बायस ये हो जाएगा कि मतलब मेरी राय में तो जो यूनिवर्सिटी अभी FSC को FAFSC की जान नहीं छोड़ रही, वो यूनिवर्सिटी कब बनेगी? मैं वहाँ होता तो सबसे पहले FSC को बंद करता, और नहीं जी हमारी एक लेगेसी है, हम कॉलेज रहना चाहते हैं, तो रहो कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी का नाम क्यों लेंदे हो? समझ गए ना। यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बनाना होता है ना, फिर बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी जो है रैंकिंग के ऊपर नहीं है लेकिन क्वालिटी तो प्रोड्यूस कर रही है, तो इसमें क्या बुरा है? अगर वो नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रैंकिंग नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बेहतर है मेरा ख्याल। रैंकिंग होना क्या ज़रूरी है फिर? नहीं, देखें, जब आप एक यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी के अंदाज में देखेंगे ना, मतलब मेरा बेटा मुझे बताता था कि बेस्ट पढ़ाते हैं FSC के टीचर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब वो यूनिवर्सिटी है तो क्या उनकी फैकल्टी रिसर्च प्रोड्यूस करती है? इसका जवाब है कम करती है। तो इसीलिए तो क्राइटेरिया बनाया हुआ है, इतने सारे पॉइंट्स हैं कि सारे पॉइंट्स के जो है ना वो मार्क्स दें और हर पॉइंट की वेटेज है। इसमें बुराई नहीं है, यानी अगर यूनिवर्सिटी किसी एक एस्पेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट्स पर अगर तवज्जो दे तो नंबर 1 पे जा सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि जो टीचिंग क्वालिटी है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बेहतर होगी GCU लाहौर से। तो मैंने अभी आपको बताया था कि रिसर्च पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का टीचर, लेकिन GC का टीचर रिसर्च कम करता होगा। आप अगर वेबसाइट पे जाएँ ना QS की, तो आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने कितने स्कोर लिए हैं कौन सी कैटेगरी में। ये जो कैटेगरी थी 4-5, इस कैटेगरी में स्कोरिंग भी सामने आ जाती है। उस यूनिवर्सिटी का नाम आप क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो साइटेशंस में कहाँ खड़े हैं, पेपर्स में कहाँ खड़े हैं, रेप्यूट के कितने स्कोर दिए उन्होंने। ठीक हो गया जी, तो काफ़ी आज के लिए। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ? सर इसमें एक पॉइंट था रिसर्च कल्चर को प्रमोट करना, जी जी, तो उसमें फैकल्टी और स्टूडेंट का ही सारा कंट्रीब्यूशन है या एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसमें? सबका है। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला करना है कि ये यूनिवर्सिटी है, और ये फ़ैसला आज मेरी आपके VC साहब से डिस्कशन हुई है, ये फ़ैसला उन्होंने किया हुआ है कि मैंने इस इदारे को रियल सेंस में एक यूनिवर्सिटी बनाना है, और इस पे लगे हुए हैं। तो सबसे पहला जो फ़ैसला है ना वो तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना होता है,
इसलिए कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव तो वाइस चांसलर होते हैं ना यूनिवर्सिटी के। तो वाइस चांसलर जब फैसला करेंगे तो फिर आपके रिसोर्सेज, बाकी चीज़ें, और जहाँ कहीं भी आप तरवीज़ देंगे कोई रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने की, तो उसको ज़्यादा रिसोर्सेज वो देंगे और बाकियों से हटा के रिसोर्सेज उसमें डालेंगे, तो कल्चर बनना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। Thank you very much, dear faculty, for coming here and listening to us. On a very shorter note, 16th of March, just a few days ago, I had a meeting with QS representative from UAE. I have discussed the available indicators that we are partially meeting, and he has shared with us that University of Sahiwal has the ORIC data. If it has been prepared, we can share with them. So Rami Avid is a person who is representing QS. He is the director in Africa and UAE. So I had this meeting with Rami Avid in UAE, and he is in communication with me in my WhatsApp inbox. I have just one short point before I invite the worthy Vice Chancellor here for closing remarks. Dear faculty members, you are not my team, I am your team. Basically, I am representing each one of you, every teacher in charge, every HOD, every faculty member, lecturer, AP associate, everyone. I am representing you. So my request to all of you is that I am very humbled and honored having this responsibility on my shoulders, but it would be incomplete if I do not receive a cooperation in timely manner, because this process requires data exchange with QS, having some deadlines. So I have established a contact with him, the QS team. Right after the closing of Ramadan, I would establish other meetings as well. So with this closing remarks, I would like to invite now worthy Vice Chancellor to share his vision about University of Sahiwal and why we need this ranking for the prosperity of the university. The worthy Vice Chancellor. थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ आज डॉक्टर खालिद साहब ने आपको काफ़ी इन डिटेल ये चीज़ें बताई हैं कि हमें क्या करना है अबाउट द यूनिवर्सिटी। मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो फैकल्टी है डॉक्टर साहब, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और जैसे आपने इनके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनमें इनकी कैलकुलेशन बताई है अबाउट द पब्लिकेशंस एटसेट्रा। ये हमारी फैकल्टी जो है माशाल्लाह ऑलमोस्ट मोर देन 50% पीपल आर PhD। तो ये नो डाउट इनकी कंट्रीब्यूशन है, यूनिवर्सिटी में भी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इंडिविजुअली जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसको रिकग्नाइज़ किया जाए। आपकी देखें, यू बिलोंग टू दिस यूनिवर्सिटी, और आपकी वजह से अगर यूनिवर्सिटी का नाम बेहतर होगा तो ये आपकी हौसला अफजाई है और आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी इससे। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने हमें बड़ा कंप्रीहेंसिवली आज ये हमें बताया है कि आप नो डाउट जो इंडिविजुअली जो एफर्ट कर रहे हैं उसको हम कलेक्टिवली एट द प्लेटफॉर्म ऑफ द यूनिवर्सिटी हम उसको कैसे रिकग्नाइज करवा सकते हैं। सो इनडायरेक्टली इट्स योर रिकग्निशन, नॉट द यूनिवर्सिटी रिकग्निशन। आप लोग हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन है, आपकी कंट्रीब्यूशन को यूनिवर्सिटी लेवल पे रिकग्नाइज़ करने के लिए डेफिनेटली ये रैंकिंग सिस्टम है। और ये रैंकिंग सिस्टम जो है उसमें आपने डिफरेंट पैरामीटर्स उसके जो हैं वो आपको डॉक्टर साहब ने ब्रीफ किया है, और ये जो पैरामीटर्स हैं दे आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, यू कैन डू इट। ऐसा मैं नहीं समझता कि आप में कोई कमी है, यू आर इक्वली गुड एज अ टीचर फ्राम द नस्ट। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना जो काम है उसको ज़रा बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। मैंने अभी तक देखा है यू आर वेरी कोऑपरेटिव, और मुझे अभी ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन यू पीपल आर वेरी कॉम्पिटेंट। जब भी असाइनमेंट को हुई है तो आपने बड़े अच्छे तरीके से किया उसको कंप्लीट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो QS रैंकिंग है दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। जब आप कलेक्टिवली इसकी कोशिश करेंगे तो वन डे यू विल अचीव दिस। आप एज अ यूनिवर्सिटी अपने आप को रिकग्नाइज़ करें। व्हेन आई केम हियर मुझे ये लगा कि जैसे मैं कॉलेज में आया हूँ,
फ्रैंकली स्पीकिंग। उसकी वजह ये थी कि शायद वो सिस्टम जो एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए वो आपके यहाँ शायद किसी ने शुरू ही नहीं किया। उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो लोग आपको गाइड करने वाले थे या आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने ये सिस्टम जो है वो यहाँ पे अडॉप्ट नहीं किया। तो मेरा मकसद तो ये है कि आप बीइंग इन द यूनिवर्सिटी यू शुड बिहेव लाइक अ यूनिवर्सिटी टीचर। आप किसी कॉलेज के टीचर की तरह बिहेव ना करें। आप माशाल्लाह आपका जो रिसर्च वाला कंपोनेंट है दिस इज़ वेरी गुड। मैं डॉक्टर साहब का मशकूर हूँ। मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। डॉक्टर साहब ने काफ़ी इन डिटेल आपसे बातें कर ली हैं। मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहूँगा, ये जो अभी आप साहब ने जो आपसे बात की है, एक चीज़ आप में अभी लैकिंग है। जब आपको कोई आपसे कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की जाती कि आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, वो आप नहीं देते। उसमें थोड़ा सा ना आप क्या कहते हैं लालच कर जाते हैं कि पता नहीं इन्होंने पूछ के क्या करना है। हमने पूछ के कुछ नहीं करना। देखें ये सारे जो पैरामीटर्स डॉक्टर साहब ने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, इन पैरामीटर्स ये सारे आपने ही कंप्लीट करना है। ये लिस्ट पूरी जो है वो आपने कंप्लीट करनी। जब तक अपनी आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, इनका काम है सिर्फ कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन। हाफ़िज़ साहब का काम ये नहीं है कि वो कोई आप पे बॉस नहीं लगे हुए, इज़ योर कोलीग। इनका काम है सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन लेके उसको कंपाइल करना, उसको ऑर्डरली मैनर में उसको एक अरेंजमेंट उसकी करनी और उसके बाद फिर आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ये आप लोगों से जो डाटा है वो आपसे रिक्वेस्ट करें। आप लोग भी इनसे कोऑपरेट करें और ये कोऑपरेशन आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोऑपरेशन करेंगे तो फिर हम आगे जो डाटा हमें चाहिए वो हम इंशाल्लाह फिर आपकी वेबसाइट पे भी डिस्प्ले होगा, जहाँ जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे भी डिस्प्ले होगा और इंशाल्लाह वन डे वी विल बी रैंक्ड इंशाल्लाह। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम जो है वो स्पेयर किया। डॉक्टर साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ। इनसे मेरी पिछले हफ्ते ही मुलाकात हुई थी, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक दिन तशरीफ़ लाएँ यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में भी बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने ही एक दिन उनको भी ऐसे ही ब्रीफ किया था जैसे आज हमें किया। सो दे हैव अचीव्ड दी माइलस्टोन। कम से कम वो रैंकिंग में आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह जिस अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन की हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें तो मेरे लिए भी नहीं थी, ऑल्दो आई एम आल्सो इन दैट सिस्टम। और मैंने कई दफ़ा कई यूनिवर्सिटीज़ को रैंक भी किया है, जो मेरे पास ईमेल्स आती हैं उनकी। लेकिन डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको ये एक्सप्लेन किया है कि आपने क्या करना है। एंड आई होप कि नेक्स्ट ईयर जब मार्च में इसी 23 मार्च वाले दिन अगर अल्लाह सेहत दे, ज़िंदगी दे सबको, अगर हम मिले तो हम उस दिन हम फिर थोड़ा सा देखेंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं आप। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और ये सारा जो है डॉक्टर साहब का लेक्चर जो है वो सुना। और मुझे उम्मीद है कि अब फर्दर आपकी कोई ब्रीफिंग करने की ज़रूरत नहीं रही, जितना अच्छा डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है। अब तो ये है कि आपने वो चीज़ें शेयर करनी है। सो प्लीज़ शेयर, है जी। ये बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। All the faculty is requested to stand outside with the Honorable Vice Chancellor and the Chief Guest and the Advisor of University of Sahiwal for QS ranking, Professor Dr. Khalid, for a family photo of University of Sahiwal.